बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। 27 अगस्त को मेहरान टाउन की फैक्ट्रियों में आग लगी और तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। ये तमाम बातें जब सामने आई, 3 बिल्डिंग कंट्रोलर वाली वो ये कहती है कि ये जगह गैर कानूनी थी, यहाँ पर किसी किस्म की कोई लीज नहीं थी। 40-45 साल से कारोबार हो रहा है। और ये बात कही जाए तो नेमतुल्लाह खान जब सिटी नाजिम थे तो उन्होंने इस जगह को बाकायदगी से लीज करने के परमिशन जारी किए थे, मगर चंद वजूहत की बिना पर दूसरे सिटी नाजिम आ गए, उसके बल्दियाती निज़ाम चेंज हो गया और ये मामला वहीं का वहीं रुक गया। मगर जब 27 अगस्त को फैक्ट्री में आग लगी तो आज तमाम सियासी जमातों ने जाके उनसे हमदर्दी तो की, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि तकरीबन 8 से 10 हज़ार अफराद बेरोज़गार हो गया है, क्योंकि सीन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उस जगह को सील कर दिया और छोटी बड़ी सनतें में जो लोग काम किया करते थे वो आजकल बेरोज़गार हो गए। और जब इसी हवाले को देखा, इसी तमाम चीज़ों को देखा, तो मेहरान टाउन के जब तमाम सनतकारों ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रब्ता किया और उनसे मदद मांगी है। और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा इदारा है जो छोटे बड़े ताजिरों के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और फिर बात की जाए सिराज कासिम तेली की, तो यकीनी तौर पर आज सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त के स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स शमीम फरफो साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं इलियास मेमन साहब और तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के ये सदर है, और ये भी बड़े ज़बरदस्त ताजिर है, क्योंकि अभी हाल ही में ताजिर एक्शन एक कमेटी बनी और वहाँ पर कैंप लगाया गया। और वो कैंप में तो भूख हड़ताली जुम्मे और इतवार की जो छुट्टी दी जाती थी सिंध हुकूमत की जानिब से, इनका एक ही मुतालबा था कि एक छुट्टी ख़त्म की जाए। छुट्टी तो ख़त्म हो गई, मगर सिंध हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो इसके अलावा तमाम और भी बातें होंगी, मगर हम आप अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शमीम भाई से शुरू करते हैं। शमीम साहब, ये बताइएगा कि 27 अगस्त को मेहरान टाउन में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और उसमें आग लगी, तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद जाँ बाग हो गए। 17 अफराद उसके अंदर हलाक चले हुए। 17 हुए, जी जी जी। मगर और लेकिन ये बहरहाल सानेहा जितना अफसोस किया जाए उसके ऊपर कम है, क्योंकि इंसानी जान की कीमत सबसे ज़्यादा, यानी कीमती जान इंसानी जान है, और अगर उसका ज़िया हो जाए तो वाकई उसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर कहीं एक सानिया हो जाए तो उसका जो अगर कोई कमी है वहाँ पर, कोई अगर किसी का कसूर है तो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। वहाँ देखना चाहिए, हमें तहकीक करनी चाहिए पहले कि क्या वजूहत थी, किस वजह से ये हादसा हुआ, उसकी रोकथाम करनी चाहिए। न कि उसके अलावा ये करें कि उसके अड़ोस पड़ोस में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हों सबको सील कर देना, सबको बाहर निकाल के यानी बंद कर देना, और उसके बाद फिर गोदाम जो वहाँ पर लोगों के हैं वो सारे गोदाम सील कर देना। ये मसले का हल नहीं। हादसा कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी हो सकता है, रेजिडेंशियल एरिया में भी हो सकता है। हादसे इससे पहले भी हुए हैं। वो साइट में, साइट एसोसिएशन, सबसे साइट का इलाका, इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा पाकिस्तान का जी हाँ, वो एरिया बल्दिया का शानिया होता। जी, वहाँ पे नहीं, उसके अलावा भी आगे लगती रहती हैं वहाँ पर। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि भाई अगर यहाँ पर एक सानिया हुआ, उस पर जितना अफसोस किया जाए कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस वजह से हुआ, क्या उसकी वजूहत है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। 50 साल पहले, बल्कि 51 साल पहले, ये सदर ज़ियाउल हक साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये प्लॉट अलॉट किए थे और डॉलर में पेमेंट लिया था। लेकिन जब एक अरसा दराज तक वहाँ पर ना सेवरेज आई, ना सड़कें बनी, ना पानी की लाइन डली, ना बिजली की लाइन डली, ना गैस की लाइन डली, तो रेजिडेंशियल हो कैसे सकता था? वो उन्होंने रेजिडेंट एरिया बनाए थे, ये इंडस्ट्री के करीब में, यानी रेजिडेंशियल एरिया डेवलप किया था। लेकिन जब वहाँ पर ये सहूलतें आई नहीं तो किसी ने वहाँ मकान बनाया भी नहीं। नतीजा ये हुआ कि कब्जे होने शुरू हो गए और ओवरसीज पाकिस्तानी मतलब जो वो बाहर चाइना बैठे, कटिंग होने शुरू हो गई जी तो। नहीं, उस पे ऊपर बाकायदा, यानी क्या कहते हैं, प्लाटों पर इंडिविजुअल कब्जे शुरू हो गए। और जब कब्जे शुरू हुए और बाहर वालों को इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने औने पौने ये जगह फरोख्त बेच कर दी। दी। वो फिर मुकामी लोगों ने ली और उन्होंने, क्योंकि कब्जे हो रहे थे, तो उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा से सबसे पहले कमरा बना के मिसाल के तौर पर गोदाम बना दिया उसको। फिर उसके बाद जब कुछ बेहतर हुआ, हालात पुराने हुए, तो लोग फिर वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगा के बैठ गए। ये आज का मामला नहीं है, 50-51 साल का, 1970 में ज़ियाउल हक ने दी थी। आप कहाँ थे जब ये सब कन्वर्ट हो रहे थे और सब लग रहे थे? तो आप कहाँ थे? वहाँ बिजली के कनेक्शन इंडस्ट्रियल है, वहाँ पर अब गैस के कनेक्शन इंडस्ट्रियल है, सड़कें अभी तक नहीं बनी है, सीवरेज आज तक नहीं है।
तो शन साहब ये कहा जा रहा है कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो ये कहती है कि गैर कानूनी जगह है और यहाँ पर ये फैक्ट्री बनाई है गैर कानूनी है, तो वो आज ऐलान कर रही है वो। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, उन्हें तो दरअसल खाने पीने का एक मौका मिल गया, वरना अदरवाइज मैं फिर आपसे यही कह रहा शमीम हूँ भाई कि जब क्या, फैक्ट्री चल रही तो उनके खाने पीने का जरिया तो चालू था ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये अब उनको खाने पीने का एक नया मौका मिल गया कि भाई आपको जायज़ बात है, आप सील करेंगे, आपको परेशान करेंगे, फिर आप उनको पेशकशें करेंगे। कहने का मकसद ये है कि देखिए इसके ऊपर पहले भी एक ज़माने में कन्वर्जन चार्जेस लिए गए थे, यानी गए थे इसके ऊपर कि भाई कोई इरेगुलरिटीज़ हैं तो वो इरेगुलरिटीज दूर कर ली जाएं, और उसके लिए चालान, बहुत से प्लॉटों पे चालान भरे हुए हैं। उस वक्त इतनी इंडस्ट्री नहीं लगी थी, लेकिन जब इंडस्ट्री लग गई लोग और भी उस तरफ रुजू हो गए, और अब यह वो इलाका पूरा इंडस्ट्री से भरा हुआ है, वो इंडस्ट्रियल एरिया ही बन गया है। स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी वहां पर बहुत ज़्यादा लग गई, कुछ बड़ी फैक्ट्रियां भी लग गई, कई प्लॉट लेके उन्होंने छोटे छोटे तो प्लॉट। शमीम भाई उसे तो कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा सकता है क्योंकि जो गैर ममालिक थे चाइना है, उनके छोटे छोटे घरों में भी ये कॉटेज इंडस्ट्रीज है, अब काम हो रहा है। कॉटेज इंडस्ट्री लगती ही घरों में है, और या घरों के करीब लगती है। कभी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके कॉटेज इंडस्ट्री नहीं लगती। कॉटेज इंडस्ट्री हमेशा या तो इंडस्ट्रियल यानी रेजिडेंशियल एरिया में लगती है, घरों में ही काम करते हैं लोग, वो इतनी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तभी तो उनकी चीज़ें सस्ती होती हैं कि वो अपने आप काम करते हैं और अपने घर में काम करते हैं वहीं पर। यानी ये चाइना में, ये पूरी दुनिया में है सिस्टम कि वो वहीं पर रहते हैं, वहीं पर सोते हैं, वहीं पे अपना सो उठ के काम शुरू करते हैं, शाम को फिर वापस उसको वाइंड अप करके एक साइड पर रखते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। मेरा कहने का मकसद यह है कि इसको अब सबसे पहले जो लोगों को आपने ओवरनाइट एकदम सबको बाहर निकाला और उसके बाद फिर लॉकअप कर दिया, उसको सील कर दिया, ये बिल्कुल गलत इक़दाम है। लोगों को मौका देना चाहिए अपनी कहने की, आपको सुनने की। जब 51 साल से चल रही थी, अगर मजीद 1 साल और चलती, कहने का मकसद ये कि आप उनको खाली नोटिस देते कि भाई इसके ऊपर, इसके अंदर जो भी इरेगुलरिटीज हैं उसको या तो रेगुलाइज करा लें या फिर इसके ऊपर बात बैठ के जो आपने शॉर्टफॉल है उसको पूरा कर लें। आपने एकदम उसे बंद कर दिया। बंद करना तो हल नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो तबाही हो गई। आपको मालूम है कि एक तरफ तो लेबर बेकार होगी, दूसरी तरफ मालिकान को सख्त परेशानी इस बात की है कि वहां पर वेंडर स्ट्रीम बहुत थी, और वेंडर इंडस्ट्री जो है वो फिर माल बना के देती थी एक्सपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करते थे। अब एक्सपोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं, उनकी डेट निकल रही है और आपने उठा के फैक्ट्री को अचानक बंद कर दिया, जिसके बिना पर मुख्तलिफ कॉटेज इंडस्ट्री तबाही का शिकार है। हमारी शमीम फरको साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी तो रखेंगे। हमारे साथ इलियास मेमन साहब भी मौजूद है, कुछ इनसे भी बातें करें, क्योंकि ताजिर एक्शन कमेटी एक हाल ही में बनी और उसके बाद उन्होंने लाइट हाउस पर एक धरना दिया और धरने के अंदर मजीद मुतालबात भी रखे जो पूरे तो हुए, मगर उसमें बहुत सी चीज़ें थी कि नासिर हुसैन शाह साहब आए, उनकी टांग में तकलीफ थी, और जब अहमद चुनाई साहब को भेजा गया तो किसी के प्रेशर पे भेजा गया और अहमद चुनाई साहब उन्हें अपने कैंप में लेकर आए। तो इलियास मेमन साहब भी ताजिर एक्शन कमेटी का एक हिस्सा थे, इनसे ही मालूम करते। इलियास भाई, आप ताजिर एक्शन कमेटी का हिस्सा रहे और आप पता नहीं कहें ही नहीं, जैसे कि अतीक मुझे साहब ने ला ताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया है कि मेरा ताजिर एक्शन कमेटी से, यानी कि जो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बताइए कि अभी एक छुट्टी ख़त्म कर दी गई, 8 बजे से रात 10 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त मिल गई है, मगर नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया? देखिए, नोटिफिकेशन तो निकलेगा भी नहीं। 13 तारीख को NCOC की मीटिंग है, 13 तारीख को। 13 तारीख को NCOC मीटिंग में फैसला लेंगे। इसमें क्या फैसला हो ये नहीं पता, कि लॉकडाउन आगे बढ़ाते हैं, लॉकडाउन ख़त्म करते हैं, ये सबको पता है। इन्होंने एड़ी का जोर लगाया, सब ने लगाया, चैम्बर ने भी बातें करी, सब कुछ करी, लेकिन कोई नहीं। कोई धरना लगाने, भूख हड़ताल से लगाने से प्रेशर तो पड़ा, ये बात नहीं कर। नासिर साहब को कौन सी ऐसी कुव्वतें लेके आई, क्या हुआ, क्या नासिर साहब ने कोई वहाँ फैसला नहीं करा, लॉलीपॉप लेके चले गए कि पीर को मैं नोटिफिकेशन निकालूंगा, पीर का आपका मसला हल हो जाएगा। फिर ये जुमेरात को, फिर मंगल जुमेरात को फिर मसला हुआ, प्रेशर पड़ा, और फिर उन्होंने अनऑफिशियली जो है कहते कि आप बाजार खोल लो, और वाइस मैसेज शुरू हो गया। इलियास साहब, ताजिर एक्शन कमेटी के प्रेशर पे नहीं ये छुट्टी ख़त्म की गई है, ये कराची की जितनी भी छोटी बड़ी ताजिर तंजीमें थी सब ने नासिर हुसैन शाह और कमिश्नर कराची से मुलाकात की। मैं किसी का नाम ही नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा हूँ सबका प्रेशर पड़ा, सबकी बातें हुई। मैं किसी के मैं ताजिर एक्शन कमेटी में कोई वो नहीं हूँ, मैं इनका साथ देता हूँ। मैं किसी को, मेरी कमेटी उनके साथ में वो चीज़ नहीं है मेरी।
मेरा मसला जो आगे था, आगे सबसे दोस्ती है, चलो ख़त्म हो गया। मैं गया था वो सब जुमेरात वाले 11 साढ़े 12 बैठा था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। अब ना उसका मैंने मसला हल क्या होगा जब अभी तो आपको नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, अब अब आप क्या ये कहेंगे? 13 तारीख को NCOC की मीटिंग होगी, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, नासिर साहब क्या बात कर रहे हैं, वजीर आला साहब क्या बात करते हैं, फिर पता चलेगा। अभी तो अनऑफिशियली 10 बजे तक ऐलान कर दिया है, जुम्मे की छुट्टी ख़त्म कर दी है। इसमें ये मसले वाली बात है, मैरिज हॉल का भी कोई टाइम बढ़ाया है और उसका अपने और भी किसी का टाइम बढ़ाया है। अब देखो इसमें सियासत तो बहुत हुई है, बहुत सियासत लोगों ने करी है, बदतमीजी भी करी है, सबको पता ही वाली बात है। गवर्नर राज की भी बात हुई है, सबको नारे भी लगे, सब कुछ हुए हैं, हर चीज़ हुए, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, फ़ायदा कुछ भी तो नहीं फिर होगा। ये ऐसी ताजिर एक्शन कमेटी का काम किया है? मेरे भाई जिसने बनाए उनको पूछो क्या काम है क्या काम नहीं है। देखिए, ये जब बात- आपके पास एक इदारा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है और वहाँ मजीद मेमन साहब जो छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज के उनको तायात, मैंने सुना है कि सिराज कासिम तेली साहब मरूम ने उनको बना के गए सदर, तो फिर वो सब एक शख्सियत मौजूद है, तो आया उनकी मशावरत से काम करने चाहिए ना, मेरे या भाई- अपनी मर्जी से 48 मेरे शुरू कर दे? भाई यहाँ तो हर आदमी हर गली में एक लीडर बना हुआ है, हर गली कूचे में लीडर बना हुआ है। हर आदमी बोलता मैं लीडर हूँ। जो हट गए एक्शन ताजी कमी से हट गए, क्या वो अगर उनकी उनकी मौत हो रही थी कि मैं को रिजाइन दे दूँ, मेरा अपना है। रऊफ अपने इब्राहिम रऊफ के यहाँ मीटिंग हुई, सारी बातें हुई, हर चीज़ बैठा, मैं उन्होंने तो खुद बड़ा भी था। जबरदस्त खाना किया, खाना समाप्ति क्या आधार सब कुछ पे मैं खर्चा कर दिया। मैं मौजूद था वहाँ पे। मैंने बोले आपस में कि होंगे ही नहीं है, मैंने कहा दो धड़े बन गई है, मैंने खुला वहीं पे कह दिया था मैंने यारी बात, ये नहीं होगा आपस में। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को साथ लेना चाहिए। सिराज भाई की यहाँ बहुत कमी महसूस होती है, जुबैर मोतीवाला बेचारे काम कर रहे हैं, मजीद मेमन साहब काम कर रहे हैं, लेकिन जो जुबैर जो सिराज का से दबंग जो बात करते थे ना, वो किसी में हौसला नहीं मैं है। चैम्बर की तो सारी कमेटी जो काम कर रही है वो तो सारी छोटे ताजिरों के लिए बात कर रही है। मैंने पे कभी उनमें सबसे इख्तिलाफ ज्यादा नहीं देखा। NC मेंबर जितने भी स्मॉल जो है SMEs है, सबसे ज्यादा चैम्बर कॉमर्स के अंदर ही है। चैम्बर कॉमर्स के लेके जाए ना, किसने मान जाए ना चैम्बर में। आप तो रोड पे धरना दे रहे हैं, कुछ जाता तो वहाँ कोई भी नहीं है, बैठ के फैसला बात तो करें, वहाँ पे जाने को तैयार कोई भी नहीं है, फैसला वही कर रहे हैं। भूख हड़ताल करी, सब कुछ करा, क्या हुआ? वो तो भूख हड़ताल थी, नहीं सुना कि वहाँ कुछ दोपहर में बंद कबाब चल रहे थे, चलो कुछ भी चल रहे थे, मैं कपड़े भी चेंज हो रहे थे, मैं तो भूख हड़ताल ही कैसी हो गई? मैं तो भाई ये तो ताजिरों की बेइज्जती कर रहे हैं ना भाई बैठा आप के। ये तो आप जो कर रहे हो आपके दोस्त भी है, मुझे तो नहीं पता कौन नहीं, कर रहा है मेरे क्या दोस्त नहीं तो कर सारे लोग रहा है, हैं, वो तो जितने आपके भी भी ताजिर दोस्त थे। है। मैं तो मुझे सब पता है, मेरे को सब मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला रहम कर जो होने वाली बात हो गई। तो फिर ताजिरों को डिग्रेड क्यों कर रहे हैं ये लोग? अपने मकासद हासिल करने के लिए छोटे छोटे जो ताजिर बेचारे अपनी अपनी मार्केटों में काम कर रहे हैं, तो उनको क्यों डिग्रेड कर रहे हैं? आप क्यों नहीं पूछते इस बात पे यहाँ पे आके? मैं मैं तो तो आपसे जवाब भी दे रहा पूछूं, हूँ। आप तो मैं देखो मेरी बात सुन, मैं एक दफा गया हूँ 11:30 बजे के 12 बजे वापस सर आ आप गया। इससे पहले भी एक मीटिंग में उनकी शामिल हुए प्रेस मीटिंग कॉन्फ्रेंस में। भाई मीटिंग में मैं तो खुद ही बोल तो रहा जब हूँ खुले बोलो भाई, दो- मैं तो खुद को बोल चुका हूँ तो ना, जब दो जितना नंबर मैं ये- बोलता हूँ कोई भी नहीं इलियास बोलता साहब अगर 2 नंबर है तो फिर आप उनके बाइकाट क्यों नहीं भाई। करते? मैं तो बोल चुका वहाँ रऊफ इब्राहिम से बोल तो मेरे पर नाराजगी हुई है। रऊफ इब्राहिम को मैंने इतना खुल के मीडिया के सामने बोला है कि तू ये क्या बात कर रहा है। मैंने बोलूंगा, मैंने बोले चलाए जलाए उनकी मर्जी के ऊपर है, मैंने खुल के बोला है। इसमें मेरे बाद में पीछे या तो ऐसे बातें करता है, मैं क्यों नहीं करूंगा। और मैंने वाइस प्रेसिडेंट रऊफ इब्राहिम को बोला, सुन लोगों को पकड़ा, मैंने बोला दो दर्रे बन गए इसके अंदर। काली भेड़ें सब जगह होती हैं और तमाम तंजीमों में सियासत घुस गई है। हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम चलते एक छोटे से ब्रेक के, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो शमीम भाई से गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी इलियास मेमन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और वहीं हमारे साथ जो शमीम फरबो साहब हैं उन्होंने भी कुछ तजावीज़ दे रहे थे और हमारा ब्रेक की तरफ चले गए थे हम। तो शमीम भाई आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कर रहा था जी कि देखें हर इदारे के अंदर इस वक्त सियासत घुसी हुई है और 2 नंबर के लोग वहाँ हर जगह मौजूद हैं, हर तंजीम में मौजूद हैं, जिन्होंने अच्छों को भी यानी बुरा कर रखा है। इस वक्त बात यह है कि बुराई बहुत जल्दी पनपती है, अच्छाई बहुत देर में सामने आती है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको वापस उसी तरफ ले चलूँगा कि जो मेहरान टाउन का असल मसला है बड़ा गंभीर।
कल कराची चैम्बर के अंदर यानी सैटरडे को कराची चैम्बर के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसके अंदर तमाम मुतासरीन वहाँ पर बड़े बड़े यानी क्या कहते हैं इंडस्ट्री भी और छोटे भी जितनी वहाँ पे लगी हुई हैं वो सभी आए थे वहाँ पर। और उनका एक ही मुतालबा था कि जी इसके अंदर हमें टाइम दिया जाए और सबसे पहले ये कि डीसील की जाए हमारी फैक्ट्रियाँ। चैम्बर ने इससे बिल्कुल इत्तेफाक किया है क्योंकि इस तरह से ताजरों को मारना, ताजरों को परेशान करना दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा। और ख़ास तौर से छोटे ताजरों के साथ ये जुल्म करना कि एक तरफ आप लॉकडाउन रख के उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। तकरीबन 19 माह हो गए लॉकडाउन को। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि कहीं हमने ऐसी मिसाल नहीं देखी। मुझे नहीं समझता कि जोड़िया बाजार के अंदर लॉकडाउन यानी क्या कहते होता नहीं है, वहाँ पे अजनास का मामला है तो वहाँ कोरोना नहीं आएगा। कोरोना आएगा तो तारिक रोड के ऊपर फैंसी दुकानों में जहाँ 1 या 2 कस्टमर सारा दिन में 6 कस्टमर आ जाएंगे सारा दिन में, यानी घंटे का कस्टमर नहीं होगा तो वहाँ पे कोरोना आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे एक दुकान के अंदर 100 आदमी घुसा हुआ होगा वहाँ कोरोना नहीं आएगा। ये मुझे अजीब तजाद नजर आता है। मुझे नहीं समझ आती कि कराची को क्यों तबाह करने पे लगे। अच्छा शर्मा, जब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब एक वक्त आया मुतासरीन का जो कि सनत होगा तो उसमें वहाँ आप भी मौजूद थे और मैं ख्याल है कि फर्नीचर एसोसिएशन से राना वहीद भी मौजूद जी, थे। मैं मौजूद था, बिल्कुल। और उसके अलावा जब एक कहा जा रहा है कि 70 इस वक्त जो फैक्ट्री उन्हें सील किया हुआ है। नहीं 92। अच्छा, अभी जो 70 या 92 या 70 या 80 जो भी है, जो करंट फिगर है कल तक की, जो कल तक किया गया था वो 92 थे। और तकरीबन इसमें वो जो आपने बताया कि भाई 8 साढ़े 8 हज़ार मुलाजमीन जो हैं ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके हैं। और वहाँ पे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया, यानी सील्ड दुकानों के ताले तोड़ के माल निकाल जी बिल्कुल। वहाँ पे जो प्राइवेट क्योंकि गार्ड जब है वहाँ पर उनको बिल्कुल इजाजत नहीं सन्नाटा है। छा गया, जब कोई जा ही नहीं रहा तो वहीं के इलाकों में यानी क्या कहते हैं कुछ ऐसे अनासिर भी हैं मौजूद जो ऐसे वक्त से फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें वहाँ पर ताले तोड़ के, जिसकी FIR भी दर्ज नहीं की जा रही थी, वो भी चैम्बर जब इन्वॉल्व हुआ तो FIR दर्ज की गई उनकी। तो वहाँ तो प्राइवेट गार्ड भी तैनात नहीं करने दे मैं रहे आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि उनको तो कहीं जाने नहीं दे रहा ना, प्राइवेट गार्ड वगैरह को तो जाने नहीं दे रहे, सबको सील कर दिया, इलाके को सील कर दिया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद जो वहीं करीब के रिहायशी इलाके हैं कुछ, वहाँ से वो लोग आते हैं और ताले तोड़ तोड़ के उन्होंने सामान निकाला है वहाँ पर से, जिसका जब यानी क्या कहते हैं पता चला तो FIR कटवाने गए। उन्होंने FIR काटने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें मुलव्विस भी उन्हीं के भाई बंदे होते हैं। तो शर्म भाई, आप लोगों ने कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से भी कोई राब्ता किया है? वो लोग क्या कहते हैं? जी मैं आपको अर्ज करूँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खाली एक बात कहती है कि जी वो हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है। नहीं, किसका ऊपर से ऑर्डर है? अगर सिंध गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो फिर वो आप कह रहे हैं मुलाकात भी हो रही है, फिर वो आपको बहानेबाजी कर रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अभी उनसे मुलाकात होनी है, कल पीर को इंशाल्लाह वो मुलाकात होगी और उसके अंदर उनसे यानी क्या कहते हैं बातचीत होगी इस मामले पर। तो सबसे पहला मुतालबा उनका ये है कि फौरी तौर पे डीसील किए जाएँ, जो भी गोदाम और जो भी फैक्ट्रियाँ सील कर दी गई हैं उन्हें फौरी तौर से डीसील किया जाए और फिर एक कंप्लाइंस निकाला जाए पेपर के भाई ये चीज़ें आप पूरी कर लें उसकी। तो देखिए उसको रेगुलाइज करना पड़ेगा। 8,000 से ज़ायद इंडस्ट्रीज हैं मेहरान टाउन में। जब 8,000 तकरीबन 50,000 से ज़ायद भी लोग तो लाखों लोग उसके अंदर हैं एम्प्लॉइज। अभी तो उन्होंने छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उनको बंद किया है जिसकी वजह से 8 साढ़े 8 हज़ार, लेकिन अगर उन्होंने इससे आगे चले तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। पहले इंडस्ट्री का बहरान हुआ है, एक्सपोर्ट हमारी यानी क्या कहते हैं डिक्लाइन हुई है, बहुत बड़ा गैप है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से आपका डेफिसिट बढ़ जाता है। आपने देखें कि डॉलर के रेट मुस्तकिल ऊपर जा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि उसके अंदर डेफिसिट आपका बड़ा है, काफ़ी यानी शॉर्टफॉल हो जाता है उसके अंदर कि आप एक्सपोर्ट जो करते हैं उससे 2 गुने से ज़्यादा इंपोर्ट है, तो उसकी अदायगी कहाँ से करेंगे, क्या तो करेंगे? शमीम भाई, हमारे तो वज़ीर आज़म साहब हैं या वज़ीर ख़जाना साहब हैं, तो ये तो कहते हैं कि हमारी मईशत बड़ी तरक्की कर रही है और हमें बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो ये क्या बेनिफिट हुआ है? ताजिर भी रो रहा है, सनतकार भी रो रहा है, बिजनेसमैन भी रो रहा है, तो फिर ये तरक्की कहाँ से आ रही है? ये बिल्कुल सही ये IMF की तरक्की तो नहीं है? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूँ दरअसल कि इसके अंदर कुछ हकाइक भी हैं और कुछ यानी उससे रद्दगर्दानी भी है। यानी सिंध गवर्नमेंट ख़ास तौर से उनके साथ ताउन नहीं कर रही फेडरल के साथ, यानी जिस किस्म के इक़दाम करना चाहते हैं। आप देखिए, मुझे बताइए, बनीगाला में यानी जो फार्म हाउसेज थे वो कन्वर्ट हो गए, रेजिडेंस एरिया में कन्वर्ट हो गए, वो रिहायशी बड़े बड़े बंगले यानी क्या कहते बन गए। जब वहाँ कन्वर्जन हो सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं कन्वर्जन हो सकती कि जो रेजिडेंशियल एरिया थे अगर वह नहीं रहे और फैक्ट्री में तब्दील हो गए। तो फैक्ट्री पहले मैं चाइना में जब पहली मरतबा गया 1975 में,
तो वहां पे बिजली नहीं थी, तमाम रोड अंधेरे थे बिल्कुल, बिल्डिंगों में लाइटें नहीं चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, वहां पर अपने जो प्रिंसिपल थे उनसे मैंने पूछा कि यार आपके पास लाइट नहीं है, क्या मसला है? मैंने कहा लाइट है मगर कम है। उसके अंदर हम सबसे पहले तरजीह देते हैं इंडस्ट्री को, कि इंडस्ट्री चलनी चाहिए, घरों में कोई मसला नहीं है, वो मोमबत्ती जला लेंगे, वो कोई लालटेन जला लेंगे रोडों के ऊपर, यानी क्योंकि साइकिलें चलती थी, साइकिलों में डायनोमा लगे हुए थे, वो डायनोमा के बल्ब में लाइट होती थी बखाली, रोड में एक लाइट नहीं लगी हुई थी। आज उस कौम को देखें कि वो सुपर पावर बन गई, और दूसरों को भी बाकायदा एक एक दरख्त के ऊपर उन्होंने हजार हजार वाट की ग्रीन लाइटें लगा रखी हैं, जिसमें दिन में उसको रात में भी दिन किया हुआ है, उसे हरा भरा कर रखा है। यानी कल नहीं थी तो इंडस्ट्री को फौकियत थी, घरों को नहीं थी। इंडस्ट्री से घर बनता है, घर से इंडस्ट्री नहीं बनती। शमीम साहब सही बात कर रहे हैं, मगर ये कि जब ये हमारी इंडस्ट्रीज है, ताजिर है, छोटा सनतकार है, अरबों रुपए का इस शहर से टैक्स जाता है तो उसकी वजह से, उसके बावजूद भी शायद सिंध गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्यों आप लोगों पर तवज्जो नहीं देती? आप मुझे नहीं समझ आती, खुदा गवाह है, मुझे नहीं समझ आती। 18वीं तरमीम के वो अपनी 18वीं तरमीम दिखाते ही, हम 18वीं तरमीम हम फैसला करते हैं। सिंध वफाक कहती है कि ये 18वीं तरमीम के बाद क्या आता है, ये जितना भी है ना, ये दोगले वाले सिंध गवर्नमेंट कराची वालों से बदला ले रही है। सिंध गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि कराची वालों को पले, ये बोलते हमें तो वोट मिलते ही नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम है भाई। वो तो वोट आप इसको आप सुने, मेरी बात सुने। हैदराबाद और कराची के लिए अलग कानून है, पूरे सिंध के लिए अलग कानून है। इन्होंने खुद ने डिवाइड कर दिया, कराची से हैदराबाद अलग अलग, कराची और हैदराबाद अलग अलग है भाई। वहाँ लॉकडाउन पूरा खोल दिया और कराची में अब इन्होंने जबरदस्ती परेशान में कर पूरी तराजी में एक पेज को चैम्बर का इसमें बहुत बड़ा काम है। इसमें जुबैर मोती वाला ने बात करी, मजीद मेमन साहब ने बात करी थी, मसला हल हुआ, लेकिन अभी भी तलवार लिटकी हुई है। अभी आप कह रहे नोटिफिकेशन नहीं आया। इलियास साहब, बात वहीं आ गई ना कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उन्होंने तवज्जो दी तो ये चीज खुली। हाँ बिल्कुल, एक छुट्टी भी खत्म हुई। बिल्कुल। तो फिर ये छोटा ताजिर जितने भी आप मतलब आप भी शमूल उसमें शामिल है तंजीम बनाने में, यानी कि यहाँ पे तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस है, ऐसे कई तंजीमें, तो फिर वो यूं क्यों कह रही है तारिक रोड ट्रेड अलायंस साथ चैम्बर के साथ है। हमारा मरना जीना है। मेरा बयान सुन ले, जितने भी मेरे बयान होगा, मैंने 50 दफा कहा है, मेरे 23-24 साल इनके साथ हैं, साहब हैं। मैं चैम्बर के साथ हूँ, यहाँ बताए ना शमीम भाई। अच्छा चले आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि चैम्बर के साथ हैं, वही ताजिर रहनुमा जिसने सिराज कासिम तेली के बारे में कहा, मेरे भाई उनके कहने जगह मेरी बात सुनो, कोई काम नहीं किया, अब उसकी वजाहत भाई मैंने वजाहत करी ना, जितना चैम्बर में काम करा, जितना सिराज कासिम तेली को माई का लाल नहीं कर सकता, मुझे अच्छी तरह मुझे मालूम है। शमीम भाई जी देखिए मेरी बात सुने, चांद का थूका हमेशा अपने मुंह पे आता है। नऊज़ बिल्लाह, लोग तो अपने बाप को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि जी मुझे ना वो पैदा करते, ना हम इस तरह गालियां बकते, ना इस तरह हम लड़ते या मरते या चोरी करते। अब बात यह है, ना शुक्रे और एहसान फरामोश लोग मौजूद हैं। अगर आप उनसे किसी भी वक्त कहेंगे ना कि ज़रा पब्लिक में आन के बात करो, तो पब्लिक में आन के बात नहीं करेंगे। वो हमेशा ही ये कैमरे से हट के इस तरह के सियाक़ो सबाक़ में बात करेंगे, लेकिन जब सामने आएंगे तो सामने आने के बाद उसको तखराज तहसीन पेश करते हैं। मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सिराज कासिम तेली चांद था, कोई अगर उसे थूकेगा तो अपने ही मुंह पे आएगा। मैं नहीं केवल सिराज कासिम तेली जैसा इंसान सदियों में पैदा होता है। वो तो मैं कहले बैनुल अक़वामी सतह पे जितनी भी चैम्बर्स हैं वो उनको हीरो कह रही है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए उसके चाहने वाले, उसकी कदर करने वाले बेशुमार लोग हैं। अब उनमें इक्का दुक्का तो मुनहरिफ लोग भी होते हैं जो अपने बाप से भी यानी नाला होते हैं, तो वो फिर सिराज कासिम तेली की क्या इज्जत करेंगे? अच्छा शमीम भाई, चलिए ये तो बात हो गई। ये बताइए कि आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो नारायण टाउन के जो सनतकार हैं, बिल्कुल, आप उनके लिए क्या इकदाम करने जा रहे हैं? नहीं, उसके लिए यानी क्या कहते हैं, आला हुक्काम से मिलने का यानी कल इंशाल्लाह वो रजीज यानी उनसे मुलाकात, तो आपने पहले बताया हो कि मुलाकात करने जा रहे हैं। मुलाकातें होंगी और उसके अंदर इंशाल्लाह हल निकलेगा, क्योंकि कराची चैम्बर जब किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाता है तो उसका हल निकलता है। और हम देखिए बात यह है कि हम किसी की तरफदारी नहीं करते, किसी के खिलाफ नहीं, हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। हम तो सिर्फ जो ताजरों में परेशानी आती है उसके ऊपर हक अल्लाह की बात करते हैं और उसके अंदर उनके उस बात को मनवाते भी हैं। ये मैं बेशुमार मिसालें आपको यहाँ बैठ के दे सकता हूँ कि कराची चैम्बर जिस तरह से अपनी आवाज़ उठाता है ताजरों के लिए, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर इस तरह से आवाज़ नहीं उठाते। इलियास मेमन साहब क्या कहेंगे?
तो सच बात है। पिछले जब लॉकडाउन लगा था, सिराज भाई ने लॉकडाउन को खुलवाया था, वज़ीर आला हाउस में मीटिंग हुई थी, इस पर छप छोटे था, ऐसे में सारे मौजूद थे। मैं वो पहले भी जिक्र, अभी भी जिक्र कर चुका हूँ, फिर जिक्र करता हूँ। इस पर छोटे ताजीम, ये सीट मेरी, वो सीट मेरी, ये सीट मेरी। सिराज कासिम तेली ने अपनी सीट छोड़ के उसको सीट दे दी कि तू बैठ जा, भाई तू बड़ा बन जा। इससे बड़ी बात क्या होगी। और जो सिराज भाई ने खुद ने फैसला करा, जितना भी लॉकडाउन खुलवाने खुद ने, वज़ीर आला ने फैसला नहीं करा, खुद ने सारा फैसला सुनाया बैठ के। अब वज़ीर आला आपने सारा सुनाया, अब तो खत्म, लॉकडाउन खुलवा दिया। मेरे भाई ऐसा आदमी सदियों, हकीकत में सदियों पैदा हो ही सकता। मुखलिस आदमी, काना आदमी नहीं था, मुखलिस, किसी से पैसे नहीं मांगता, अपने पैसे खुद अपने खर्च करता था वो। तो इलियास भाई आप जो छोटे ताजिर तंजीम है मुख्तलिफ मुकामात पर, तो वो एक होके अपना लीडर क्यों नहीं बनाती, ताकि वो एक चैम्बर से मुंतलिक हो जाए। भाई सियासत मर जाएगी ना, सियासत इनकी मर जाएगी ना, गली गली कुछ सियासत मर जाएगी ना। मेरी सियासत, मैं तो नहीं बोलता, मेरा अपने आप को नहीं, मैं तो अपने आप चला रहा हूँ। मैंने कभी भी आपको उसको नहीं बोला कि मेरे जी चलो, मैं तो 50 मेरे दोस्त से क्या मुराद, आप मुझे मुसलसल कह रहे तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त, मेरे ताजिर तंजीम हो चाहे कोई भी हो, सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे दोस्त हैं। मैं ये नहीं, दोस्त का मतलब ये नहीं कि आप इनको जानते हैं, दोस्त का मतलब आप इनको जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप चैम्बर चढ़े ना, आप चैम्बर चढ़े, आप चैम्बर को आप माने ना, चैम्बर को आप चलाए ना, लेकिन उनकी सियासत मर जाएगी। ये लीडर की ये आपस में क्यों नहीं होते, एक पेज पे क्यों नहीं आते, उनकी आपस सियासत मर जाएगी, मेरा लीडर खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ ताजिर एक्शन कमेटी बनी, इस पे कन्वीनर बने जिन का नाम है, मैं तो नहीं था ना कन्वीनर, मैं तो कुछ खामोश होकर बैठा, मैंने बात नहीं करी। वो कन्वीनर आपस में इत्तेफाक नहीं कर रहे, इसलिए कि लीडर बना दिया रिजवान को। अब रिजवान बना हुआ तो सबका वो बोला हमारी तो वैसे ही मर गई लीडरी। तो भाई ये काम नहीं चलेगा, ये काम चलने वाला नहीं, आपस में एक होंगे भी नहीं। वैसे मैं आपको कर दूं कि इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको मालूम है कि इस मरतबा भी चैम्बर के इलेक्शन सितंबर में होने थे, लेकिन अनअपोज्ड यानी आगे लोग, उसके अंदर कोई सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया सामने? क्योंकि किसी में हिम्मत ही नहीं है, सब बौने हैं। किसी का कद इतना ऊंचा नहीं है कि वो BMGN से कोई टक्कर ले। 2 साल पहले जब यानी आए थे खम ठोक कर, तो उसके बाद उनको जो सबक मिला था कि आखिरी में जो जहाँ 1000 का फर्क था यानी, और जो टॉप किया था जिसने, उससे 1500 पौने 2000 का फर्क था। तो आज कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया, इसी वजह से कि उन्हें मालूम है कि चैम्बर के अंदर यानी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का जज्बा रखने वाले लोग हैं। और जहाँ तक मैं ज़ुबैर का बता दूँ, ज़ुबैर भाई बहुत काबिल आदमी है माशाल्लाह, और उनको ज़रूरत नहीं थी किसी भी तरह इसमें आने की। हम उनको ज़बरदस्ती यानी चेयरमैन हमने बनाया। वो वाइस चेयरमैन थे, वो समझते थे कि भाई ठीक है, जितनी जिम्मेदारियाँ मुझ पर है मैं उतनी ही निभाऊंगा, ये बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा सकूंगा। लेकिन हमने उनसे कहा कि नहीं, आप में ये क्वालिटी है, अगर सिराज भाई के बाद अगर कोई संभाल सकता है तो आप संभाल सकते हैं। और हमने उनको मजबूर करके ये सीट उनको दी है। चलते हुए छोटे से ब्रेक, तो ब्रेक से वापस आएंगे और शमीम भाई से और इलियास मेमन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी शमीम परफो साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और अभी तक इलियास मेमन साहब भी हैं और शमीम परफो साहब भी मौजूद है। और हमारी बात हो रही थी महरान टाउन की जो सनत है इस वक्त बंद है, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो बदमाशी पे उतरी हुई है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये वो शहर है जहाँ से अरबों रुपए का टैक्स जो है वफाकी हुकूमत को जाता है, और उन्हीं की रोटी पे आप भी पल रहे हैं। क्योंकि जब सनतकार और या बिजनेसमैन, ये छोटा ताजिर टैक्स नहीं देगा तो आपकी तनख्वाहें भी अदा नहीं होगी। क्योंकि जितने भी असम्बली में लोग बैठे हैं उनकी तनख्वाहों की अदायगी भी यकीनी तौर पर बिजनेसमैनों, ताजिरों, छोटे ताजिरों की मदद से ही होती है। शरीम भाई बात कर रहे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, उसने अभी मजीद जो फैक्ट्रियों को नोटिस जारी कर दिए। कल तक तो 9 थी मगर मजीद उन्होंने जारी कर दिए। जी, यानी क्या कहते हैं, बहरहाल इसी बात के ऊपर बात हुई है कि कल सुबह सबसे पहला काम यही किया जाएगा कि मजीद नोटिस रुकवाए जाएंगे उसमें,
ये हुक्काम से बात की जाएगी, आला हुक्काम से बात होगी इंशाअल्लाह ताला। और उसके अंदर सबसे पहले मुतालबा जो होगा वो ये होगा कि मज़ीद नोटिस बंद किए जाएँ, जो फैक्ट्रियाँ और जो गोदाम सील हो गए फौरी तौर से उनकी सील खोली जाए, और उसके बाद फिर बैठ कर लाए अमल तय करें कि भाई किस तरह करना है, क्या करना है। क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है, हर मसले का हल मौजूद है। सिर्फ नेक नियति चाहिए। अगर आपकी विल है, आपकी ख्वाहिश है, आप उसे नेक नियति के साथ हल करना चाहते हैं, तो उसके अंदर फिर इफ और बट नहीं है। शमीम भाई, साबिक सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान जी, उनके दौर में ये बिल्कुल तमाम हुआ। जो कॉटेज इंडस्ट्री थे उन्हें बाकायदा लीजिंग जी की तरफ बिल्कुल लेके ठीक जा है। रहे ये थे। मो- मगर ये वो मो- चंद वजूहत की बिना पे जब ये दूसरी मूवमेंट उस वक्त हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर नेमतुल्लाह खान साहब का वो टेन्योर जो है पूरा खत्म हो हो गया। गया था। और वो पूरा होने के बाद जो हमारे यानी दूसरे लोग आए, सिटी नाज़िम तो या मेयर कोई भी आए, उन्होंने इसके ऊपर फिर तवज्जो नहीं दी, इसको आगे नहीं बढ़ाया। ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है आज तक, तो इसको हल तो करने शमीम की भाई उसमें जरूरत है। कोताही तो आप लोग की भी है ना कि जब एक सिटी नाज़िम चले गए, उन्होंने रूल पास कर दिया, तो उसके बाद आप लोगों ने तवज्जो क्यों नहीं दी? तो आप लोग की भी मतलब नहीं थोड़ी देखिए, तवज्जो। बिल्कुल सही है कि उन लोगों ने जिन्होंने खास तौर से उधर वहां पर, लेकिन फिर उसके बाद एक रेगुलाइज करने के लिए एक नोटिफिकेशन आया कि जहां भी कहीं इरेगुलरिटीज हैं, वो खाली मेहरान टाउन के लिए नहीं आया, पूरी मतलब ऑलरेडी कराची के आया, लिए। पूरी कराची के लिए आया कि जहां भी कोई इरेगुलरिटीज हैं वो उसके ऊपर इस हिसाब से चालान भर दें, और जब चालान वो भर दिया जाएगा तो फिर उसको रेगुलाइज कर दिया जाएगा। वो लोगों ने चालान भरे हुए हैं, मेहरान टाउन में बहुत से प्लॉटों के चालान भरे हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, शमीम भाई कह रहे हैं कि जब फैक्ट्री में आग लगी और सिर्फ एक ही गेट था और चौकीदार भी नहीं था, ताला लगा के चले गए, तो क्या आप समझते कोई साजिश का हिस्सा ही है? नहीं नहीं, साजिश का हिस्सा नहीं था। असल में चौकीदार को कहीं जाना था, वो बेख्याली के अंदर या समझ लें जानबूझ के वो ताला लगा के चला गया कि कोई ना आए ना जाए, यानी उसकी जिम्मेदारी थी कि वो गेट के ऊपर खड़ा रहता। लेकिन जब वो इस तरह से अपनी गैर जिम्मेदारी, तो बात यह है कि उसको जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने नहीं कहा। अब अगर उसके अंदर मैं समझता हूँ कंप्लाइंस नहीं थी, जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने फायर फाइटिंग के कोई वो नहीं रखे हुए थे, इंस्ट्रूमेंट नहीं रखे हुए थे, तो उसके ऊपर पाबंद करना चाहिए। आप बेशक छापे मारें, हर फैक्ट्री में छापा मारें, तो कि भाई जहाँ पर ये शमीम आपको फायर शमीम भाई बात ऐसे लेके फैक्ट्री का एक ही दरवाजा था, फैक्ट्री तो इतनी बड़ी थी, कम से कम 4-5, उन्हें भी पता हो कि हादसा किसी वक्त भी हो सकता है, तो 5-6 गेट तो होने चाहिए ना कि जब निकल असल में बात जाए। एक ही ये- गेट क्यों होता है? नहीं नहीं, पहले वो तो एक तो बहुत छोटी फैक्ट्री थी, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी वो, वहाँ पर बहुत छोटी फैक्ट्री थी। छोटी भी तो 2-3 रास्ते तो ठीक होते है हैं ना। ना। अच्छा, उसके अंदर फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि जब बंद ही कर दिया, तो उसने अगर एक बंद किया तो वो 4 भी बंद करता, अगर 4 रास्ते होते तो वो 4 बंद करता, 3 बंद करके एक ही खुला रखता, और फिर उसके बाद उसे बंद करके जाता। एक चीज होनी थी, बहरहाल हुई गलत। हादसे हर जगह होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप फिर उसका बदला दूसरों से लें। हाँ, उसको दुरुस्त कराएं, उसके अंदर कोई कसूरवार है उसको सजा दें, कोई हर्ज नहीं है तो उसके कहा अंदर। जा रहा है कि 4 अफराद तो भी गिरफ्तार किए गए हैं और 2 मफरूर हैं। जी तो ये तो आपके भी इल्म होगा, जब 4 अफराद गिरफ्तार हो गए हैं और 2 मफरूर, तो वो कौन लोग हैं? देखिए, बात यह है, नहीं वो तो उसके अंदर उन्होंने उस मालिक को भी पकड़ लिया जिसकी वो जायदाद थी, हालांकि उसने तो किराए पे दी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने रीज़न ये लगाया है कि जी जब आपको मालूम था कि फैक्ट्री के लिए ले रहा है तो आपने उसे क्यों दी। अरे भाई, कोई एक थोड़ी दी थी, पूरे पूरे उसमें फैक्ट्री एरिया बना हुआ था वो। अब लेकिन वो भी बेचारा गिरफ्तार है। इसके अलावा फिर जो चला रहे थे उनमें भी 2 गिरफ्तार हैं। कहने का मकसद ये है कि मैं कहता हूँ ठीक है, उनके साथ भी आप इंसाफ का मामला करें, ये देखें कि कसूर तो असल उस चौकीदार का है जो भागा हुआ है, उसको अरेस्ट करें। किसके हुक्म पर उसने ताला लगाया, क्यों बंद करके किया, क्यों अपनी ड्यूटी से उसने इनहराफ किया। फिर उसके अलावा दूसरी बात कि अगर वहाँ पर कोई और इरेगुलरिटी थी कि भाई मुख्तलिफ जगहों पर अगर ग्रिल लगी हुई थी या कुछ था, क्यों बंद थी वो, क्यों ग्रिल लगाई गई थी, तो ये सारी चीज़ें उनके ऊपर आती हैं, वो आप उनसे बात करें। लेकिन उसका नतीजा ये नहीं होता कि जो बाकायदा आपके कवायद और ज़वाबित के यानी मानते हुए उसको वो चला रहा है, आप उसको भी बंद कर दें, उसको भी सील कर दें, ये गलत है। ये 12 अच्छा, इसमें करना पड़ेगा। शमीम भाई, जब आपकी चैम्बर में मुलाकात हुई है तो क्या चैम्बर के सदस्य शारिक वोरा साहब भी मौजूद थे? जी जी उन्होंने कोई यकीन दहानी कराई है कि हम जी, कुछ बढ़ के कुछ काम करेंगे? मैं भी वहाँ पर मौजूद था, अपना वोरा साहब के साथ ही मैं बैठा हुआ था। वहाँ पे तय यही पाया है कि इंशाल्लाह इसके अंदर हम यानी आला हुकाम से बात करके
और इस मसले को हल कराएंगे इंशाअल्लाह। मुझे कहा जा रहा है कि वो तो जुबैर मोतीवाला साहब जो है अभी मुसलसल जो है आला हुकाम के राब्ते में है, वो राब्ते मगर में उनसे कोई राब्ता हो नहीं पा रहा आला हुकाम नहीं, से। राब्ते में है और उनके साथ मेरा ख्याल है कि टाइम भी तय है, टाइम भी तय है मंडे का। तो आप समझ रहे हैं कि ये ताजिरों को जो अपने सनतकारों को मुझे कोई यकीन रिलीफ है, फराहम मुझे मिलेगा? यकीन है वासिक है कि भाई बहरहाल वो जब दलाइल देंगे तो ये इसको इंशाअल्लाह नहीं, जब देखिए अगर ये सिंध गवर्नमेंट तो बातचीत कर रही है, जैसे कि आपने कहा और भी लोग कह रहे हैं, जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में ताजिरों को, छोटे ताजिरों को उमूमन जो है ये सिंध हुकूमत परेशान कर रही है मुख्तलिफ जगह, और अगर वही वादा जो इनसे किए जाते और यही वादा अगर कराची चैम्बर के साथ हो गया तो फिर इन सनतकारों का क्या होगा? ख्याल है कि इतना आसान नहीं है कराची चैम्बर से कोई झूठा वादा करना। नहीं, हो भी मालूम सकता है ना, कराची सिंध चैम्बर- हुकूमत ताकत मैं में। अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि कराची चैम्बर की ताकत का उनको अंदाजा है कि कराची चैम्बर यानी पूरे पाकिस्तान की पायनियर चैम्बर है, बड़ी चैम्बर है। खाली फिर यानी क्या कहते हैं यहाँ तक मामला रुकेगा नहीं। अगर हमें इस तरह से दीवार से लगाएंगे कि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर उसके तरीके बेशुमार हैं। आपको पता है, आपने देखा है खुद कि नस्ला टावर के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने जब यानी क्या कहते हैं हुक्म जारी किया कि इसको तोड़ दिया जाए, लेकिन जब अवामी प्रेशर आया तो चीफ जस्टिस साहब भी खामोश होकर बैठ गए। शमीम भाई, फिर ये बात कर रहे हैं तो फिर एक आपके बहुत बड़े लीडर, इन्होंने इस शहर की सिंध हुकूमत की मुश्किलात और परेशानी के बाद अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया। जी। ऐसे मुनीर साहब ने वो पंजाब मुंतकिल हो रहे, जी जी। तो वो भी सिंध गवर्नमेंट का हिस्से में थे, करोड़ों अरबों रुपए टैक्स अदा करते थे, नहीं, तो वो उन्होंने क्यों फैसला कर लिया फिर? नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ अवामिल है। मैं समझता हूँ कि भाई यानी शायद नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री में पानी नहीं आता, मैं तो पानी की वजह से जा रहा हूँ। नहीं दे रहा। उन्होंने देखिए एक नहीं दो वजूहत बयान की। एक तरफ उन्होंने कहा मैं करोड़ों का पानी मुझे खरीदना पड़ता है, मेरी लाइन में पानी नहीं आता और मुझे खरीदना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि चमड़े का रिवाज ही खत्म होता जा रहा है, अब आर्टिफिशियल लेदर इतने आ गए हैं और इतने सस्ते हो गए हैं कि उसकी वजह से अब लेदर को पूछता नहीं है। तो वजह सिर्फ ये है कि खाली उनकी फैक्ट्री नहीं बंद हो रही। देखिए पुरानी चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं, नई चीज़ें आती चली जाती हैं। किसी ज़माने में टोपी का बड़ा रिवाज था, डेंसवाल पे पूरी मार्केट टोपियों की थी। आज टोपी की शायद एक दुकान हो, लेकिन टोपी की सारी मार्केटें बदल के अब वहाँ पर नए नए कारोबार उसके अंदर। डेंसवाल ख़त्म नहीं हुआ, बंदर रोड ख़त्म नहीं हो गया, वो दुकानें उसी तरह से कायम है, लेकिन उनमें लाइन चेंज हो गई। इसी तरह से वो फैक्ट्री भी अपनी जगह पर चलेगी, लेकिन उसके अंदर लाइन चेंज हो जाएगी। अब टेनरी नहीं होगी, कुछ और होगी। अच्छा, इजाज़त है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी कुछ नया कोई देखिए, सिंध ये हुकूमत सभी को बहनें पैगाम जो- देना चाह रहे हैं? नहीं, मेरान टाउन की बहुत सच बात करी हो, ये बात होना चाहिए, वहाँ बैठ के खोलना चाहिए। गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट को इनको खुद को रेवेन्यू मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं। 10,000 आज या 15,000 आदमी जब बेकार हो जाएंगे, रोडों पर आ जाएंगे, तो सिंध के भी हलक में आएगी ये मसला क्या हो रहा है। अगर बैठ के मसला हल कर लें तो बहुत, और मुझे 100% लगता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जुबैर मोतीवाला साहब, शमीम भाई मिलके, सदर साहब मिलके और ये बैठ के मसला हल का, और जुबैर मोतीवाला साहब इसमें बहुत ज़्यादा फाइल है और बहुत मेहनत करते हो। और यकीन मान, मेरी तो तकरीबन रोज़ाना मुलाकात होती है, नमाज के अंदर मेरी मुलाकात होती है। मैं ये नहीं कह रहा, अच्छे आदमी और समझदार आदमी हो, और सिंध गवर्नमेंट के हिस्सा रह भी चुके हैं, ये सिंध गवर्नमेंट के हिस्सा रह भी चुके हैं। या इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है ये मसला हल हो जाएगा। और सिंध गवर्नमेंट खुद समझ रही है इतने लोगों को बेरोज़गार करने, और 50 साल से यहाँ फैक्ट्रियाँ बनी हुई है, जो भी मामला बना हुआ है। अब एक फैक्ट्री से आग लगने के बाद क्या इन्होंने आंखें बंद करी हुई थी, इसको इनको पहले नहीं पता यह फैक्ट्री है? ये बहुत जुल्म वाली बात हो जाएगी। ये बैठ के सिंध गवर्नमेंट को मसला हल करवाना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट अपना शहर है, अपनी चीज़ें, इनको बैठ के मसला हल करवाएंगे तो इनका अपना फ़ायदा होगा। इनको रेवेन्यू भी मिलेगा, इनको टैक्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर ये बंद कर देंगे तो सिंध गवर्नमेंट की अपने लिए मसले पैदा हो शमीम भाई, जाएंगे। आपने कहा कि सितंबर में कराची चैम्बर के इलेक्शन होने थे और अनापोज आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये पूरी टीम ही अनापोज है या कुछ तब्दीली भी आएगी? नहीं नहीं, आए हैं, नए लोग आए हैं ना उसके अंदर, अनअपोज आए हैं। इलेक्शन हुआ है, सामने कोई नहीं आया तो वो अनअपोज डिक्लेयर हो गए, सब आए नए लोग हैं उसके तो अंदर। उसमें नए लोग कौन से आ गए? कुछ कोई नया नहीं, सदर मैं आए? आपको बता रहा हूँ, मैनेजिंग कमेटी में कई नए लोग आ गए। यानी देखिए हर साल यानी क्या कहते हैं 15 रिटायर होते हैं और 15 और नए आए। 15 नए आते हैं। तो इस मरतबा भी 15 रिटायर हुए हैं, तो उसके अंदर से एक दो कोई पुराने दोबारा आए हैं उसके अंदर, बाकी सब नए हैं। तो सदर वही रहेंगे या सदर में नहीं, कुछ सदर हर साल चेंज होता है। इदरीस मेमन साहब आ गए सदर। अभी यानी क्या कहते हैं आए नहीं है, लेकिन इदरीस मेमन इंशाअल्लाह वज़ीर हमारा मतलब उनका अगला- नाम चल रहा है? जी जी, अगला सदर होगा। अच्छा, और शमीम भाई की इसमें भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। हमें तो उनके साथ रहता था, कभी भी किसी बात में, कई प्रोग्राम शाफेशन में ले गया, इधर ले गया, उधर ले गया, मुस्तफ़ा में इन्होंने कभी मना नहीं करा, कभी कहे चलो
कभी मना नहीं करा, बड़े मतलब है नहीं नहीं, मैं के, तो और मतलब है नहीं कि एक कभी भी अपने टाइम से आते थे, टाइम से जाते थे, कोई ऐसा मसला नहीं अच्छा था। शमीम भाई, चलिए ये तो बात हो रही है कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर लाइन ऑर्डर की क्या प्रॉब्लम है? कोई लॉ एंड मतलब ऑर्डर यानी क्या कहते हैं, देखिए पहले ही हमारे यहाँ फिर दोबारा से पकड़ रहा है, खासतौर से स्ट्रीट क्राइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गाड़ियाँ छीनना, मोटरसाइकिलें छीनना, चोरी कर लेना, मोबाइल छीनने, नकद रकम छीननी, यानी क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं साथ साथ कह रहा हूँ कि अगर इस तरह से बेरोज़गारी बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है जराइम और बढ़ेंगे। कहाँ से पूरा करेंगे, कहाँ से लेकर आएंगे? एक ही जायज़ तरीका है कि भाई वो काम करें, काम करें तो यानी लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी हल होगा, उनको आमदनी भी होगी। लेकिन अगर हम बेकार करेंगे तो जाहिर बात है उनका रुझान इसी तरफ होगा। जैसे आपने देखा कि इस सिर्फ 4 दिन के अंदर, यानी जब आपने उसको लॉकडाउन ये किया, अपना सील किया, वहाँ पे यानी 4-5 वारदातें हो गई जिसके अंदर लाखों रुपए का सामान जो है वो निकल गया। आप ये नहीं समझे भैया, थोड़ी बात ये मत, 15 आदमी नहीं, 5 लाख आदमी घर बेरोजगार हो गई है। हमारे साथ इलियास मेमन साहब और शमीम फरपत साहब दोनों मौजूद थे, और शमीम फरपत साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इलियास मेमन साहब का ताल्लुक जो है सदर ताजिक और ट्रेडर्स अलायंस से, और दोनों ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि सिंध हुकूमत को जब तक कि ताजिरों, सनतकारों, बिजनेसमैनों को रिलीफ नहीं मिलेगा सिंध तरक्की नहीं करेगा। तो यकीन तौर पर जो मेहरान टाउन के जो सनत है, छोटी सनतकार है, बिजनेसमैन है, उन्हें फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी फौरी तौर पर इनकी स्टील की भी जो फैक्ट्री है उनको खोले, ताकि 8,000 से ज़ायद जो मुलाजमीन है, मजदूर जो रोज़ाना कमाने वाले वो बेरोज़गार हैं, उनका सिंध हुकूमत फौरी तौर पर ख्याल करे। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।